स्वागत है चल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों को लेकर लाए गए तीनों काले कानून की तरह ही अग्निपथ योजना भी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर अग्निपथ योजना के खिलाफ बीते दिन भारत बंद का जोरदार असर देखने को मिला। 500 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी बीजेपी के एमएलए के द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन को लेकर जिहाद बताने पर जोरदार भड़के हैं। वरुण गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है बीजेपी के एमएलए को। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसी के साथ में दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि नीतीश कुमार की चुप्पी तूफान से पहले का सन्नाटा है। दोस्तों इस बीच आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाले पत्रकार को लगी फटकार। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अग्निपथ योजना को नरेंद्र मोदी को तीनों काले कानून की तरह ही वापस लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि इस फैसले से सुधार होने वाले हैं। सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, यानी शुरू में ये पसंद नहीं आ सकता, लेकिन समय के साथ देश को कई सारे फायदा पहुंचाएगा, देश को फायदे का अनुभव होगा। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी सैन्य भर्ती के मामले को लेकर जो घोषणा की गई थी उसके बाद जबरदस्त प्रदर्शन के मामले को लेकर दोस्तों आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले इस मामले को लेकर बयान देने से बचते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि शुरुआत में हो सकता है कि ये योजना अच्छी ना लगे, लेकिन आगे आने वाले भविष्य के अंदर देश को इससे बहुत फायदा होगा। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने दावा किया है। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है इस पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोगों को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान उन बयानों जैसा नहीं लगा जो जीएसटी लाने से पहले दिया गया था, नोटबंदी करने से पहले दिया गया था कि कुछ दिनों का इंतजार करिए, कुछ समय मेरे को दीजिए, 45 दिन दे दिए, देश बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों लेकिन बाद में आपने देखा कि देश की इकोनॉमी 2017 में जीएसटी लगाने के बाद और 2016 के अंदर नोटबंदी ऐलान करने के बाद से धाराशाही हो गई। यहाँ तक कि देश की इकोनॉमी उसके बाद से कभी रिवाइव नहीं कर पाई, जिसके बाद बीजेपी की सरकार कोरोना का हवाला देकर कहने लगी कि इकोनॉमी नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण कोरोना है। लेकिन दोस्तों दुनिया जानती है कि देश की जीडीपी और देश की आर्थिक विकास दर सभी की सभी नोटबंदी और जीएसटी के बाद से लगातार घटती चली गई और देश के अंदर नेगेटिव में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी से कितने बुरे हालात थे। और प्रधानमंत्री उन दौरान ये बयान दिया करते थे कि केवल 45 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद किसी भी चौराहे पर बुलाएंगे तो मैं आने को तैयार हूँ। दोस्तों और इसी तरीके का ये बयान कहीं ना कहीं अग्निपथ के मामले को लेकर प्रधानमंत्री देते हुए कह रहे हैं कि शुरू में ये अप्रिय लग सकता है, खराब लग सकता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर देश को इससे बहुत फायदा होगा। जैसा कि फायदा प्रधानमंत्री कृषि कानून को लेकर भी गिनवा रहे थे, लेकिन जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं कि देश के अंदर सेना ज्वाइन करना लोगों का इमोशन होता है, तो वो क्यों केवल 4 साल ही नौकरी करे, ये सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब कम से कम भारत सरकार को और बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया था। 500 से अधिक ट्रेन रद्द कर दी गई थी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। केंद्र की मोदी सरकार के कानून के खिलाफ जोरदार विरोध किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के दौरान तकरीबन पूरे देश भर के अंदर बंद का असर देखने को मिला। तकरीबन 500 ट्रेनें रद्द रही, जिसमें 208 मेल एक्सप्रेस और 380 के आसपास पैसेंजर ट्रेन और 595 से अधिक ट्रेनें रद्द रही। 4 मेल एक्सप्रेस और 6 यात्री ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रही थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोका है। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस के निकट शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोका गया है। इस तरीके कई सारे और भी मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेने की जरूरत है। युवा कांग्रेस इस देश में बेरोजगार युवकों के लिए लड़ेगी और जो देश की सेवा करना चाहते हैं हम उनके साथ में डंके की चोट पर खड़े हैं। इस बीच आपको बताते चले दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने एक बेहद ही बेहुदा बयान दिया है और अपने जिस तरीके के वो पुराने बयान देते आए हैं उन्हीं बयानों को लेकर फिर से इस बार सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को जिहादी बता दिया। अब उनकी इस प्रतिक्रिया पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे तो वो खालिस्तानी हो गए। युवा सेना में बहाली के लिए सड़कों पर उतर आए तो उन्हें जिहादी कह दिया जाता है। देशभक्त युवा माँ भारती की सेवा का भाव मन में लिए ददीची की तरह अपनी हड्डियां गला रहे हैं। जब जाकर फौज की नौकरी पाता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है। बता दें कि सोमवार को ही बिहार के बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं को जिहादी करार दे दिया। दोस्तों उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करने का सबको अधिकार है। कुल मिलाकर भाजपा के एमएलए के लिए एक तरीके से उन्होंने कायदे में बयान देने का कहीं न कहीं हिडन मैसेज भेजा
भेजा है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर वरुण गांधी ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि जब एक नौजवान का सपना मरता है तो पूरे देश का सपना मरता है। क्या 4 साल के पश्चात अग्निवीरों को सम्मानजनक पूर्णावास होगा? मेरा मानना है कि जब तक समाज में आखिरी व्यक्ति की आवाज न सुनी जाए तब तक कोई भी कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने वीडियो साझा किया है और इस दौरान कई सारी बड़ी बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार और नीति निर्माताओं को उन्होंने अपने निशाने पर लेते हुए बताया है कि कानून इस तरीके से नहीं लाया जाता कि अचानक से लोगों को बता दिया जाए कि कल से ये कानून बदल रहा है, आपको ये पालन करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें दोस्तों अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी दूरी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आ रही बड़ी अपडेट की माने तो एनडीटीवी से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे दोस्त हैं। अग्निपथ मामले को लेकर उन्होंने जो चुप्पी साध रखी है वो मीनिंगफुल है, उसका कुछ मतलब है। वैसे भी वे बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं। उनकी चुप्पी का मतलब आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि क्योंकि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ऐसे में मेरे लिए उनके बारे में कुछ कह पाना उचित नहीं है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि विरोध करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है और विरोध प्रदर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक हिंसा का सवाल है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो बात कही है, जो कहा है कि नीतीश कुमार बड़बोले नेता नहीं है और उनकी चुप्पी कहीं न कहीं आने वाले तूफान को लेकर एक संकेत दे रही है, तो उनका सीधा इशारा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की तरफ। यानी इस गठबंधन के अंदर कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी नीतीश कुमार शायद कर रहे हैं और इस तरीके से अंदेशा जाहिर किसी और ने नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा अमूमन बड़बोले नेता के तौर पर वो भी नहीं जाने जाते हैं, उनके बयान के भी कुछ मायने होते हैं। उन्होंने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ वेट जरूर होगा, उसका वजन जरूर है। इस बात को आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर कई सारे पत्रकार नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए एक भी स्कीम के बारे में कुछ भी खामियां नहीं देखते दोस्तों। सभी के सभी शुरू से एंड तक इसी बात में जुड़ जाते हैं कि कैसे भी इस स्कीम को जस्टिफाई कर दिया जाए। आपको बता दें कि अमित देवगन की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए कहा गया कि अराजकता को आंदोलन का नाम नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद आज तक में पत्रकारिता कर चुके श्याम मीरा सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि दलाली को पत्रकारिता का नाम नहीं दिया जा सकता। यानी एक जो पत्रकार ने लिखा उस पर दूसरे पत्रकार ने दिया है अपने तरीके से करारा जवाब, और इसे एक तरीके का मुंह तोड़ जवाब भी कहा जा सकता है। दोस्तों आप लोग की इस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आपको बता दें, नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। उदयपुर के अंदर मुस्लिमों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लिए विवादित बयान को लेकर उदयपुर में मुस्लिम समाज ने जमकर विरोध किया है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले सोमवार को उदयपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंजुमन चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। यह पैदल जुलूस कलेक्ट्रेट तक निकाला गया है दोस्तों। वहीं पर आपको बता दें कि इसमें बड़ी संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। ड्रोन से शॉट लिया गया है जिसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैनर पोस्टर के तले मांग कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए दोस्तों। और ऐसे में इस तरीके से अगर जन विरोध हो रहा है, इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, तो कहीं न कहीं और देश के अंदर कानून का उल्लंघन भी है, तो कार्रवाई बड़ी जल्दी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इतनी देरी करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भी राजनीति साधने की कोशिशें चल रही हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान पर तंज कस रहे हैं। एक ऐसा ही तंज कसा गया है देश भक्त की तरफ से, जिसमें लिखा गया कि मुझे 50 दिन दीजिए, मैं आपको वैसा देश दूंगा जैसा आपने मांगा। इस तरीके से दोस्तों अपने अपने तरीके से लोग नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान को, पुराने बयानों को याद करा कर बड़ी बातें कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के खत्म होने और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव हारने की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी देश में खत्म हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में प्रचार करने आए ओवैसी ने यहाँ मांडर के चान्हो ब्लॉक में अपनी चुनावी सभा में दो टूक कहा कि अगर कोई भाजपा को नरेंद्र मोदी को जीत दिला रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। ये कमजोर हो चुके हैं, इतना कमजोर हो चुके हैं कि इनके नेता को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 100 लोगों को दिल्ली में जमा नहीं कर पाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर खत्म हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। ओवैसी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी सभी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि रांची में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा में 2 मुस्लिम लड़कों की मौत की जिम्मेदार भाजपा और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने पैगंबर
मोहम्मद पर टिप्पणी उसके प्रवक्ता ने की, उसके नेता ने की, जबकि नाराज मुसलमानों ने जब प्रदर्शन किया तो इस दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई, उनकी जान चली गई, 2 व्यक्तियों की जान चली गई। ओवैसी ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी ने गलत फैसले लिए जिसके कारण नौजवान सड़कों पर है। ओवैसी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमा को चीन और पाकिस्तान से खतरा है, सेना में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, इसके बावजूद 4 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति का फैसला उचित नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लाकर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी विद्वान वेंडी डोनियर ने चेतावनी देते हुए कहा कि आरएसएस की राजनीति को हिंदू धर्म की राजनीति न माना जाए, साझा विरासत में मुस्लिम भी शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू धर्म को नीरस बनाने का आरोप लगाते हुए संस्कृत और पौराणिक कथाओं के विद्वान वेंडी डोनिगर कहती हैं कि भाजपा की प्रमुख शाखा के तौर पर आरएसएस के उदय के साथ ही हिंदू धर्म की साझा विरासत को खतरा होने लगा है। पिछले कुछ दशकों के अंदर आरएसएस की राजनीति और विचारधारा को हिंदू धर्म की आवाज के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह हिंदू धर्म की आवाज नहीं है, यह राजनीति की आवाज है। पूरे भारत में हिंदू अभी भी हिंदू है, हिंदू अभी भी वही कर रहा है जो हमेशा करता आया है। वे अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं, वे अपने देवी देवताओं को पूज रहे हैं, अपनी कहानियां सुना रहे हैं, लोगों से कहानियां सुन रहे हैं। बाबरी विध्वंस के परिणाम को राजनीति से जोड़कर उन्होंने कई और बड़े बयान दिए हैं दोस्तों, यानी वेद की बड़ी जानकार है, पौराणिक कथाओं की बड़ी जानकार है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदू टेक्स्ट को लेकर बड़ी स्कॉलर है जिन्होंने ये बयान दिया है। भाजपा नेताओं की पोल उन्होंने खोल दी है, उनकी किताब द हिंदू एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में ये बातें उन्होंने लिखी है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार सरकार की तरफ से दोस्तों हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस ने कई जगह रेड्स मारे हैं, जिसमें गुरु रहमान रेजिडेंस एंड कोचिंग सेंटर पर भी रेड मारे गए हैं। आपको बता दें कि गुरु रहमान पर आरोप लगाया गया था कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो वायलेंस हुआ है, जो हिंसा की गई है, उसके अंदर उनका हाथ है, इस तरीके का आरोप लगाया गया था। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर नुपुर शर्मा के खिलाफ पास किया गया है निंदा प्रस्ताव। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इसी के साथ में पवार और फारूक के बाद गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को लेकर इंकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि इस मामले में गहराई से विचार करने के बाद मैं देखता हूं कि विपक्ष का उम्मीदवार वही होना चाहिए जो विपक्षी एकता के अलावा राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय माहौल पैदा कर सकते। मुझे लगता है कि और भी लोग होंगे जो मुझसे बेहतर तरीके से ऐसा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक में दिखाई दी थी। उनके साथ में पवार, गांधी, अब्दुल्ला सभी को देखा गया। तो दोस्तों इन सभी के नाम चर्चाओं में भी थे, लेकिन इन सभी ने मना कर दिया है। और अब गोपाल कृष्ण गांधी उन्होंने भी कहीं न कहीं अपनी उम्मीदवारी को लेकर लगभग मना ही सा कर दिया है। तो बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा ये जल्द ऐलान हो जाएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव में 10,98,903 वोट है दोस्तों, यानी जीतने के लिए 5,49,452 वोट चाहिए। एनडीए के पास 5,45,000 वोट है, यानी अगर विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव जीतना है तो सबसे पहले उनको यूपीए गठबंधन के सारे वोट इकट्ठा करने पड़ेंगे, अन्य दलों के सारे वोट इकट्ठा करने पड़ेंगे। और इसके बाद जो एनडीए की पार्टी है जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, नॉर्थ ईस्ट की कई सारी पार्टियां हैं, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी का गठबंधन है। और इसी तरीके से दोस्तों जितने भी भाजपा से जुड़े हुए गठबंधन है उनका समर्थन भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर विपक्ष अपना उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएगी। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है दोस्तों, कौन करेगा इसको लेकर अभी भी सवाल लोगों के मन में है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर आजमगढ़ के अंदर निरहुआ की हार सुनिश्चित कराने के लिए ही योगी के मंत्री मंच पर दिखाई दे रहे हैं। क्या इस सवाल इसलिए खड़ा हुआ है जहां पर आजमगढ़ के अंदर योगी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में कहा था कि आप लोग बीजेपी को वोट दे या ना दे, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार तो बनने जा रही है। आज वो फिर से तीखी बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आजमगढ़ का चुनाव हम जीते या हारे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरफ जीत की गाड़ी चल रही है उसी तरफ आपको भी चलना चाहिए। इस तरीके के दोस्तों घमंड से भरे हुए बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं और आजमगढ़ में जाकर कहते हैं कि आप वोट दीजिए या मत दीजिए, इससे हमारे नेताओं पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये सवाल उनको जनता के द्वारा पूछा जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो चुनाव में प्रचार करने के लिए फिर किस बात के लिए आए हैं, क्योंकि जनता ही को ही तय करना है कि किसको वोट देना है। ये तो जनता जानती ही है कि किसको वोट देना है, तो वो प्रचार करने के लिए क्यों आए हैं। और अगर प्रचार करने के लिए आए हैं तो कम से कम अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस तरीके के घमंड वाले भाषा का इस्तेमाल ना करे कि आप हमें वोट दें या ना दे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना ज्यादा बड़ा और किस लेवल का घमंड
घमंड है नेताजी का। वहीं पर अगर मुख्यमंत्री साबित कर दे कि मैंने पैसे लेकर नौकरी दी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने इस तरीके से ममता बनर्जी को चैलेंज किया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि सीएम हेमंत ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। कहा बीजेपी की साजिश से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। मांडर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में चान्हो और लापुंग में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्गी के पक्ष में चुनावी सभा में वोट मांगा है। वहीं पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया है। एक और बड़ी खबर है दोस्तों की भाजपा के 2 बीमार विधायकों की वोटिंग पर कांग्रेस की आपत्ति खारिज, मतगणना में हुई 2 घंटे की देरी। दरअसल दोस्तों ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में विपक्षी भाजपा 2 बीमार विधायक द्वारा डाले गए वोटों पर कांग्रेस की आपत्ति को चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम को खारिज कर दिया है। करीब 2 घंटे की देरी से मतदान का रास्ता साफ हो सका। दिन भर चले मतदान की समाप्ति के बाद शाम 5 बजे शुरू होने वाले मतदान को तब रोक दिया गया जब कांग्रेस पार्टी ने बीमार भाजपा के विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप द्वारा सहायकों की मदद से वोट पर आपत्ति जताई और चुनाव अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई। दोनों विधायक लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि उनको सहायकों की मदद से वोट डालने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि भाजपा के 2 विधायक तिलक और जगताप ने चुनाव आयोग के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो चुनाव के दौरान तरजीही मत पत्र भरने के लिए उनके साथ एक सहायक की मदद से वोट डालने की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। दक्षिण मुंबई के विधान मंडल परिसर में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोट डाला गया दोस्तों, जिसके बाद अंत में नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 23 जून को ईडी के सामने उनको पेश होना पड़ेगा। इसी के साथ में भाजपा नेताओं के खिलाफ लगे मुकदमे हटे। कांग्रेस पार्टी ने हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं पर सीएम भगवत मान बोले, कहा पंजाब में 25 साल तक राज करने की बात करने वाले अकाली दल के नेता सुखबीर बादल अब सिर्फ 3 विधायकों के साथ पार्टी चला रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अग्निवीरों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोली महुआ मोइत्रा, कहा अग्निपथ के विलन आप होंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय पर तीखा हमला बोला है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयानों में कहा कि यह अग्निवीरों को भाजपा के कार्यालय में सुरक्षा की जिम्मेदारी दे सकते हैं, उसको लेकर आलोचना शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है जो कहते हैं कि अगर मुझे भाजपा ऑफिस में सुरक्षा गार्डों के लिए चुनना हो तो अग्निवीरों को ही चुनेंगे। हाँ, अगर भारत को अग्निपथ के लिए कोई विलन चुनना है तो मुझे भरोसा है कि वे लोग आपको ही चुनेंगे। वही दोस्तों अग्निपथ योजना पर जेडीयू ने स्पष्ट किया अपना रुख। कहा सबसे पहले भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को युवाओं से बात करनी चाहिए। यानी इससे पहले जेडीयू के नेता कह रहे थे कि ये योजना गलत है, इस योजना को तो तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन अब युवाओं से बात करवाने की बातें की जा रही है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड अपने स्टैंड पर धीरे धीरे वीकर स्टैंड लेती जा रही है। कारण आप लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड जनता दल यूनाइटेड लेगी तो बीजेपी भी काउंटर करेगी और मामला और गंभीर पहुंच जाएगा। और इसीलिए जेडीयू जो इससे पहले योजना को वापस लेने की बातें कर रही थी, अब कह रही है कि सबसे पहले भाजपा को ये सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों से उनकी बात हो पा रही है। युवा उनसे बात कर रहे हैं, युवाओं को समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले को लेकर राहुल गांधी को ईडी ने मंगलवार यानी आज फिर से तलब किया है। अब तक 40 घंटे कर चुके हैं पूछताछ। देखते हैं अगला पूछताछ कितने और समय के लिए होता है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी विधायक ने उग्र प्रदर्शन को लेकर जेडीयू के 2 बड़े नेताओं पर जिम्मेदारी थोपी है। प्रदर्शनकारियों को लेकर भी विवादित बयान दिया है। भाजपा के नेता ठाकुर का ये बयान है जो आप जानते हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है, लेकिन सवाल दोस्तों एक ये था कि आप लोगों ने देखा था कि तीनों सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस स्कीम को जस्टिफाई किया था, जबकि सेना के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार ने उनको जो पॉलिसी दी है उस पॉलिसी को लागू करेंगे। लेकिन एक कुछ ऐसे बयान सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से दिया गया है जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल बयानबाजी की जा रही है, जबकि वो ऐसे पद पर हैं कि उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल की तरह बयान दे, पॉलिटिकल बयान ना दे। लेकिन दोस्तों कुछ बयानों को आप पॉलिटिकल बयान कह सकते हैं। पहला, ये बयान आर्मी के अधिकारी की तरफ से आना कि जो कानून जो योजना है वो लागू तो होगी ही, इस तरीके का जो बयान है ये पॉलिटिकल बयान कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव के बावजूद इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निष्पक्षता पर कोई सवाल न खड़ा हो, और खासकर इस तरीके की बयानबाजी जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो उससे सेना को बचना चाहिए, जो हमेशा माना जाता है। एक और बड़ी खबर की माने तो अग्निपथ और पुलिस के सांसदों से दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की है। प्ले कार्ड हाथ में लेकर दोस्तों मोर्चा भी निकाला है। वहीं पर लखनऊ के अंदर दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इंकार
कर दिया गया। मारपीट की भी खबरें सामने आई है। वहीं पर हिजाब नहीं पहनने देने पर कर्नाटका के अंदर 5 मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज से अपना टीसी मंगवाया। कहा कि आप हमें हमारा टीसी दे दीजिए, क्योंकि अगर हमें हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं पर दोस्तों अग्निपथ पर बवाल के बीच में बैकफुट पर केंद्र सरकार तकरीबन 72 घंटे के अंदर 4 बड़े अमेंडमेंट कर दिए गए थे। 48 घंटे में स्कीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव भी किए गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये पहली बार इस तरीके का स्कीम है कि आने के बाद 48 घंटे में सरकार को बड़े फेर बदल करने पड़े हैं। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।